नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज हम चर्चा करेंगे महामारी कैसे होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य यानी देश का भविष्य। इसी चक्रव्यूह में फंसी है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। सवाल यह है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के बीच अगर परीक्षाएं होनी चाहिए तो कैसे? परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए? इसके लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तरीका क्या अपनाया जाना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या ऐसे माहौल में परीक्षाएं जरूरी हैं? क्योंकि महामारी के इस दौर में क्या हम अपने बच्चों को इस तरीके से बाहर जाने की अनुमति दे सकते हैं? पेरेंट्स का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सवाल ये भी है कि क्या परीक्षा से पहले बच्चों का वैक्सीनेशन, जो सपोर्टिंग स्टाफ्स है उनका टीकाकरण और जो टीचर्स हैं उनका टीकाकरण कितना जरूरी है, क्योंकि कुछ राज्यों ने इसे लेकर भी अपने कंसर्न्स जो है वो रेज किए हैं। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके और मेरे जहन में हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान देश देशांतर के आज के अंक में हमारे साथ जुड़े हैं। वृंदा स्वरूप हैं हमारे साथ, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत है मैम आपका। साथ ही डॉक्टर संजय राय हैं, आप प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि महामारी के बीच 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, दरअसल उन परीक्षाओं को देने वाले जो छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षाएं होने या ना होने को लेकर देश भर में इस समय चर्चा जारी है, और चर्चा इस बात पर है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में परीक्षा करवाने के वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं। ज्यादातर राज्यों ने इस पर यह सहमति जताई है कि कोरोना काल में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन इसका टाइम घटा दिया जाए और इसे 3 घंटे से कम 1.5 घंटा कर दिया जाए। कुछ राज्य इसे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था अपनाए जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य तो चाहते हैं कि परीक्षाएं ही रद्द किए जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की और उन्हें परीक्षाओं के संदर्भ में इसे आयोजन को कैसे किया जाए, इसे लेकर लिखित सुझाव भेजने को कहा था। वहीं सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी 2 ऑप्शंस रखे हैं। पहला, या तो केवल प्रमुख विषयों की परीक्षा हो, दूसरा या परीक्षा पैटर्न को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में बदला जाए। और इसी बीच संकेत यह है कि 1 जून 2021 तक 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की जो फाइनल तारीख है उसकी घोषणा हो जाएगी। इधर करीब 300 छात्रों ने भी सीजीआई को एक पत्र लिखा है और परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है, अपने हेल्थ के कंसर्न्स को लेकर, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए लेकर। सवाल यह है कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, दरअसल उसका जो लेना देना है, उसका संबंध छात्रों के भविष्य से है, उनके भविष्य के निर्धारण से है। बहुत सारे सवाल हैं और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। और सबसे पहले वृंदा स्वरूप मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस समय जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो यही है कि महामारी के इस दौर में 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं। मेरी राय में तो परीक्षा होनी चाहिए। कारण ये है कि स्कूल का जो अंतिम इम्तिहान होता है उससे 2 चीजें सिद्ध होती हैं। एक तो कि बच्चे ने जो स्कूल लीविंग लेवल की जो स्तर, एकेडमिक स्तर उसको हासिल करना था उतना प्राप्त कर लिया है कि नहीं। और दूसरा ये होता है कि हायर एजुकेशन की एंट्री के लिए उसके जो मार्क्स होते हैं, उसकी जो ग्रेड्स होते हैं, उससे उसको अपने सब्जेक्ट्स या अपनी जो चॉइस है वो मिलने को उसको सहूलियत हो जाती है। ठीक है। और इसमें कारण ये भी है कि ये पहला न्यूट्रल एग्जाम होता है। बाकी एग्जाम 10वीं को छोड़ के जो कहीं कहीं बोर्ड के होते हैं, पर ज्यादातर अंदरूनी इम्तिहान होते हैं, स्कूल के अंदर के इम्तिहान होते हैं, इंटरनल एग्जाम जिसको कहते हैं। ये पहला एग्जाम होता है जो बाहर का होता है, जिसमें कि सभी बच्चों को एक तरह से आंका जाता है और इसमें कोई बायसेस की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। और इसमें ये बात भी है कि हम सीबीएसई की अगर बात करते हैं तो सीबीएसई एक ऑल इंडिया बोर्ड है, मगर इसमें जो कुल छात्र जो बैठते हैं 12वीं के इम्तिहान के लिए वो 3 या 4% ही कवर होते हैं सीबीएसई के अंदर।
बाकी बच्चे जो है, बल्क ऑफ द बच्चे स्टेट बोर्ड के इम्तहानों में, 12वीं के इम्तहानों में बैठते हैं। तो स्टेट बोर्ड्स में तो सभी राज्य स्वतंत्र हैं, वो किस तरह से अपना इम्तहान लेना चाहे ना लेना चाहे। आप चर्चा सीबीएसई की करा रही हैं, जो ऑल इंडिया बोर्ड है, जिसका फैलाव जो है सभी राज्यों में है, सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों में है। सो इसलिए ये इम्तहान एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका ऑल इंडिया इम्प्रिंट है। मगर मेरे हिसाब से इसको कंप्लीटली हटाना इस टाइम संभव नहीं होगा। आप प्लान कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि एग्जामिनेशन प्रणाली में परिवर्तन लाइए, इंटरनल असेसमेंट और लगातार असेसमेंट करिए, और एक शॉर्ट एग्जाम पर भी निर्भर मत रहिए। ये बातें अच्छी हैं और इनको करा जाना चाहिए और गति से करा जाना चाहिए। मगर वो मौका इस साल 2021 का जो बैच 12वीं में जा रहा है, उसके लिए शायद वो इतना संभव नहीं होगा। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी, आपने कुछ कहा है, आपने कहा है सीबीएसई उसके एग्जाम के नेचर में, पैटर्न में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि 3 घंटे का और सारे सब्जेक्ट्स में और उसको स्टैगर ना कर पाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बहुत कठिन समस्या है हमारे सामने, माँ बाप के सामने। बिल्कुल पैटर्न क्या होना चाहिए वृंदा मैम, और क्या विकल्प राज्यों की तरफ से भी सुझाए गए हैं, सीबीएसई क्या सोच रही है, इस पर भी हम आगे अपनी चर्चा में इस पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर संजय आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसा कि वृंदा मैम ने कहा कि परीक्षाएं तो होनी ही चाहिए, और खासकर 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का संबंध छात्रों के भविष्य के निर्धारण से है, वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो पेरेंट्स का हो, खुद छात्रों का हो, जिन्होंने सीजीआई को पत्र लिखकर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि उन्हें अपनी स्वास्थ्य को और अपने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उसकी चिंता है, पेरेंट्स को चिंता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि महामारी के इस दौर में परीक्षाओं का, जब 15-16 लाख बच्चे घर से निकलेंगे परीक्षा देने के लिए, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा, और स्वास्थ्य के लिहाज से ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। कई बार मैं एक्सपर्ट से सहमत नहीं होता, लेकिन पहली बार मैडम वृंदा से 100 नहीं 200% मैं सहमत हूं, जो भी उन्होंने कहा है। तो उस पर मैं बिल्कुल नहीं, मेरी भी बेटी जो है 12th में है, रोज पूछती है कि ये क्यों नहीं एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये तो इसलिए भी आना मेरा जरूरी था। डॉक्टर और साइंटिस्ट के अलावा मैं इस समय जो है पिता भी है, बिल्कुल, हाँ, जिसकी बेटी खुद 12th में है, तो इसलिए जो है उससे प्रभावित भी हो रहा हूँ। तो देखिए कुछ भी जैसे कुछ ज्यादातर स्टेट ने कहा बिल्कुल सही है कि एग्जाम लेना चाहिए। पैटर्न पे मैं मैडम से सहमत हूँ कि उस पे हम जरूर सोच सकते हैं, बट एग्जाम न लेने पे बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। पूरे भविष्य का ये है। और न लेने का क्या है, सिर्फ कोविड-19 के कारण हम कह रहे हैं कि सार्स कोरोना वायरस 2 का इन्फेक्शन फैल सकता है। पूरी दुनिया का एविडेंस हम देख लें, यूके एक ऐसा कंट्री है जहां हमसे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट था अभी 3 महीने पहले। हम तो मान लीजिए अप्रैल में 4 लाख पहुंच गए, उनके यहाँ जो फर्स्ट सेकेंड वेव से उससे 7 गुना 8 गुना था। यूके ने बहुत पहले स्टडी कर ली थी कि बच्चों में कितना खतरा है। बच्चों में यह है कि ठीक है माइल्ड है, लोगों का एक जो दिक्कत थी कि नहीं बच्चे कैरी ये करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, घर पर आएंगे, पेरेंट्स को देंगे, इसलिए बच्चों को न भेजें। बच्चों को उससे चिंता नहीं थी। ये जो लोग ये माहौल बना रहे हैं, उन्होंने स्टडी की और अच्छी खासी करीब 1.2 मिलियन फैमिलीज में किया था यूके ने बहुत पहले, इसीलिए यूके ने बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबसे लास्ट में सारे लॉकडाउन के बावजूद भी जो है हम उसको बंद करेंगे। बहुत सी कंट्रीज ने बंद नहीं किया जी। हम अपनी कंट्री में ही शायद इस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्कूल ओपन करने की कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं ओपन स्कूल करने की पॉलिसी है। और जब वो नहीं है तो हम डरते रहेंगे कि एग्जाम न लें। एग्जाम का पैटर्न क्या हो, पहली बात तो एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए जी, और जो रिस्क है उसको एसेस करना चाहिए। बेस्ट होता है रिस्क एसेस करें, असेसमेंट हमेशा करते रहें और उसके अनुसार एक्शन लें। तो साइंटिफिक यही होता है कि आप लें। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का इशू है और साइंटिफिक इशू हो सकता है। कोई स्टेट का राय लेना चाहिए, कोई स्टेट नहीं करना चाहिए। देखिए रिस्क कब हम कैसे असेस करते हैं कि क्या बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वह हमें असेस इजीली किया जा सकता है। वो सिर्फ बेस्ट एग्जाम एविडेंस होता है, वी कैन जनरेट थ्रू सीरो सर्वे। तो अगर नहीं हुआ
तो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद स्कूल ओपनिंग के गाइडलाइंस हैं, हमारे यहाँ नहीं है, यूके की गाइडलाइंस है, कई कंट्रीज की गाइडलाइंस है कि इवन ड्यूरिंग स्कूल आवर में भी, एग्जामिनेशन के समय भी जो है ट्रांसमिशन के चांस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। वन कुड बी योर दिस कि 3 घंटे की जगह पर 1.5 घंटे ले लें, 2 घंटे ले लें, तो जितना ये सब, तो कई वे है उसका करने के लिए, बट ये वे नहीं हो सकता, और उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्यों करना चाहते हैं और उसका क्या एविडेंस है कि बच्चों का हम नहीं करेंगे तो इतनी सेफ कर लेंगे। अब तो काफी अच्छी मॉडलिंग कर सकते हैं लोग, मॉडल से बता सकते हैं कि एग्जाम न करने से ये फायदा है, एग्जाम करने से ये नुकसान है या ये फायदा है। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सोच लिया वही सही है और जो दूसरे सोच रहे हैं गलत है, कि क्या ओवरऑल क्या बेनिफिट है एग्जाम कराने से, क्या न कराने से क्या नुकसान है, और उनको हम वेट करें। और अगर बेनिफिट ज्यादा है, जो कि मुझे लगता है साइंटिफिक दृष्टि से भी, बच्चों के भविष्य की दृष्टि से भी, डिजीज ट्रांसमिशन की दृष्टि से, सबको अगर हम ये देखें तो बैलेंस अप्रोच यही है कि एग्जाम कराना चाहिए। तो इसलिए एग्जाम कराने में तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। तो आपका भी मत है कि एग्जाम कराना चाहिए। वृंदा मैम, बहुत सारे राज्य एग्जाम कराने के पक्ष में हैं, तो कुछ एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं भी हैं, और कुछ इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तरीका जो सभी के लिए मुफीद हो, वो क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा जरूरी है अगर हम परीक्षाओं को आयोजित कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग के तरीके होते हैं। टेस्टिंग आपको करनी है, न्यूट्रल कॉमन टेस्टिंग करनी है। अब आप उसको 3 घंटे में करिए या 1 घंटे में करिए, ये एक आपके पास विकल्प है। दूसरा, आप क्योंकि इस कोविड की इतनी परेशानी है और ट्रांसमिशन की बात बहुत तेजी से है, तो इसलिए आप स्पेसिंग और कम बच्चों को बुलाइए, कम टू अ क्लासरूम जितने बैठते थे उसको 1/4 कर दीजिए। आप बहुत सी ऐसी प्रोटोकॉल्स आप ला सकते हैं, अभी भी महीना भर का टाइम है, जिससे कि क्लियर हो जाए कि बच्चा से जितनी मैक्सिमम आप उसको सेफ्टी दे सकते हैं। आप सेंटर्स बढ़ाइए, क्लासरूम्स बढ़ाइए, स्प्रेड आउट करिए। इम्तिहान को जो नॉर्मली 1 महीने में खत्म हो जाता था, भले आप उसको 2 महीने चलाइए। तो इस तरह से आप मिनिमाइज करिए जो एक्सपोजर बच्चों को हो सकता है। और जो सब्जेक्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें कि जैसे पीसीएम के सब्जेक्ट्स हैं, या हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए जिन सब्जेक्ट्स में आपको उनको टेस्ट करना है, और उसके बेसिस पे आप असेस करके उनको मिनिमम टाइम पीरियड में उनको आप ये फैसिलिटी दे दीजिए। तो परिवर्तन डिजाइन ऑफ द एग्जाम में होना पड़ेगा, और उसकी जो प्रोटोकॉल्स आपको बनानी है उसमें आपको बहुत तब्दीली लानी पड़ेगी। और इसमें आई एम श्योर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और उसमें साइंटिफिक ओपिनियन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स रिकमेंडेशन लेके उसकी एक प्रोटोकॉल बना देनी चाहिए। और एंड आई एग्री विद मिस्टर राय दैट इसको जितनी जल्दी हम स्टैंडर्डाइज करके घोषित कर दें उतना बेटर है, कि जो बच्चे इम्तिहान देना चाह रहे हैं, जो टेंशन जो इस वक्त उनकी होती है, उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय, क्योंकि बार बार बात ये हो रही है कि एग्जाम होना चाहिए, दिल्ली जैसे कुछ राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, शिक्षकों को टीका लगाया जाए, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनका टीकाकरण किया जाए, उसके बाद उन्हें इस तरीके से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। आप कितना सहमत हैं इसे लेकर? क्या ये संभव है इतनी जल्दी लाखों बच्चों को वैक्सीनेशन के दायरे में ले आना, और इसके पक्ष में आप कितना है? देखिए, ये बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है। जहां तक जो टीचर्स हैं उनका वैक्सीनेशन के पक्ष में मैं हो सकता हूं कि एक बार किया जा सकता है। बच्चों का फिर मैं वही कहूंगा कि एविडेंस बेस्ड हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। दुनिया में 17 करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि बच्चों में अभी तक जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है दुनिया में, चाहे ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन हो या जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे हैं, वह बच्चों के लिए खतरनाक है। एक अभी तक ये नहीं है, तो इसलिए उनको देने से, और वैक्सीन देने के बाद जो एविडेंसेज आ रहे हैं, वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोक रहा है, सीवियरिटी को रोक रहा है। तो अगर बच्चों को वैक्सीन देने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है,
तो फिर और सीवियरिटी हो ही नहीं रही है तो सीवियरिटी को प्रिवेंट नहीं करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। वैक्सीन अभी आप इस कंट्री में देख लें, आपके जानने वाले भी 100 होंगे, हमारा एक एजम्पशन था कि अच्छी खासी परसेंटेज इन्फेक्शन का भी कम होगा। मैं खुद वैक्सीन ट्रायल में इन्वॉल्व था, उस पर भी आपके पास कई बार आ चुका हूँ। बट वह एजम्पशन जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में मिला, वह रिजल्ट ऐसे नहीं मिला कि इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर है। अभी भी जो हमारे पास एविडेंसेज हैं वो ये है कि हाँ, सीवियरिटी को कंपैरेटिवली कम कर रहा है अगर आप कंपेयर करें अनवैक्सीनेटेड ग्रुप। तो जो साइंटिफिक एविडेंस पूरी दुनिया में अवेलेबल है, हमें उस पर बातें करनी चाहिए। जो एविडेंस है कि हाँ, एल्डरली में या कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ बड़े लोगों में मॉर्टेलिटी हो रही है, ज्यादा है, कुछ लोगों की डेथ हो रही है, सीवियरिटी बच्चों में नहीं है, पहला तो ये। तो इसलिए वैक्सीन देने का अभी इमीडिएट कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। कोई नया स्ट्रेन ऐसा सर्कुलेशन में आ जाता है तो वह हो सकता है कि उस समय हम बात कर सकते हैं, अब अभी का कंसर्न नहीं है। एक दूसरा, नेचुरल इन्फेक्शन हमेशा बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या बच्चे भी इन्फेक्ट नहीं हुए, इसीलिए हमें वो एविडेंस जनरेट करना चाहिए। अगर बच्चे अच्छे खासे इन्फेक्ट हो गए हैं तो कोई भी वैक्सीन आज की डेट में ऐसा नहीं है जो नेचुरल इन्फेक्शन जैसा प्रोटेक्शन देता है। उस जगह पे पूरी कंट्री में हम ये करा सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, किसी जगह के बच्चे कम इन्फेक्ट हुए हैं, जो कि किसी मेट्रो में नहीं लगता है, रूरल एरिया में होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये हो सकता है, तो और एक बहुत ही तेज गति से हो सकता है। हम यूजुअली बच्चों का जो है कवरेज इवैल्यूएशन सर्वे करते रहते हैं, यूनिसेफ कराता रहता है, हम भी कंट्री का अपना करते रहते हैं, पूरी कंट्री का करते हैं कि बच्चों को कितने टीके लगे। सेम पैटर्न पे वह इजिली कराया जा सकता है, इसका प्रिवलेंस देखा जा सकता है कि कितने बच्चों को ये हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वो सीरो सर्वे से आईजीजी देख के किया जा सकता है। सबसे बेस्ट एविडेंस उसी से जनरेट होता है। कितने केसेस हो रहे हैं, बच्चों में केसेस इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो ज्यादातर माइल्ड है, एसिम्प्टोमेटिक है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उनको नहीं हुआ है। अगर दिल्ली का सीरो सर्वे, 4 सीरो सर्वे दिल्ली में हो चुके थे, आप देखिए तो उन बच्चों में हमेशा रेट ज्यादा रहा है एडल्ट से। तो अभी बच्चों का जस्टिफिकेशन नहीं है वैक्सीन देने का, वह किस कारण से किया जा रहा है मुझे नहीं पता, बिना किसी डॉक्टर संजय, आपने वैक्सीनेशन बच्चों के लिए को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम है उसको लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। डॉक्टर वृंदा, चूंकि जो पेरेंट्स हैं या जो खुद बच्चे भी हैं जिन्होंने सीजीआई को पत्र लिखा है अपने हेल्थ को कंसर्न को लेकर, उनकी प्राथमिकताओं में दरअसल वो विद्यार्थियों की हेल्थ और सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। तो क्या आपने जो बातें की, जैसे कि कुछ विकल्प ये भी हैं कि परीक्षाओं की समय अवधि को घटा दिया जाए, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को रखा जाए, लेकिन इसके अलावा एक और विकल्प जो लोगों की तरफ से सामने आ रहा है वो है ऑनलाइन विकल्प को लेकर, परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएं। और इसको लेकर चूंकि साल भर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन कंडक्ट हो सकती हैं। मुझे लगता है ये जो है एक सेफेस्ट मोड होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ऑनलाइन परीक्षा के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, और जिस तरह से अगर आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस में या एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चंस की तरह से पेपर सेट करें तो ऑनलाइन का फिर भी फायदा हो सकता है। स्कूल लीविंग इम्तिहान को ऑनलाइन करने में स्कूल्स की भी रिलक्टेंस है, बोर्ड्स की भी रिलक्टेंस है। वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है जिस तरह से वो चाह रहे हैं। हाँ, एक तरह से हो सकता है कि आप बिल्कुल एप्लीकेटिव और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को सेट करें एटसेट्रा, फिर बच्चों को दिक्कत आएगी क्योंकि उनको उस तरह से पढ़ाया नहीं गया है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो इस वक्त ऑनलाइन को ज्यादा अच्छी तरह सिद्ध नहीं कर पा रहे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, यूनिवर्सिटीज में भी अभी तक ऑनलाइन एग्जाम्स की ज्यादा अहमियत उभर के आई नहीं है, इतनी रिलायबिलिटी नहीं आई है। तो ठीक है, ये जो आपने बात कही है मगर कि कुछ बच्चे रिलक्टेंट हैं, कुछ पेरेंट्स रिलक्टेंट हैं, मेरा ये भी ख्याल है कि बच्चों को और पेरेंट्स को बोर्ड्स को विकल्प देना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बच्चे के जुलाई में इम्तिहान में बैठने के लिए, जुलाई अगस्त में बैठने के लिए, तो एक विकल्प देना चाहिए। अगर पेरेंट्स उस विकल्प को लेने में संकोच करते हैं तो आप फिर जो बच्चे छूट जाते हैं, जो इस विकल्प को नहीं लेते हैं, उनके लिए आप एक इम्तिहान और करिए बोर्ड का उन कैटेगरी ऑफ बच्चों जिन्होंने ये वाला इम्तिहान नहीं लिया है। उन बच्चों को बड़े क्लियरली फिर कॉन्शियसली उनके और उनके पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि
मान लीजिए हम यूनिवर्सिटी की लेटर एडमिशन्स में हम जाए, यूनिवर्सिटीज को तैयार होना पड़ेगा उनको। मान लीजिए दिसंबर में हुआ या अक्टूबर में एग्जाम हुआ, तो तब उन बच्चों को इंडक्ट करना पड़ेगा। मगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज वो आपके लिए अलाउंस नहीं करेंगी। तो जिनको वो डेडलाइंस मीट करनी है तो वो फिर अपना जो जुलाई अगस्त का इम्तहान है उसमें बैठने की पेरेंट्स भी तैयार होने चाहिए, बच्चे भी तैयार होने चाहिए। मगर जिनका मन नहीं ठुक रहा है उनके लिए एक और इम्तहान आपको करना चाहिए, और वो मतलब आप आप ये कह रहे हैं कि इसमें इस लेकर एक लचीलापन अपनाए जाने की जरूरत है। एक और सवाल, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उन्होंने क्या किया है कि अपनी 12वीं की कक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने ओपन बुक मोड में परीक्षा आयोजित कराने की बात की है। बच्चे घर बैठे परीक्षा दे सकते हैं। ओपन बुक मोड को लेकर आपका क्या मत है? ओपन बुक मोड इज बेसिकली एन ऑनलाइन का भी वेरिएंट है वो भी, कि आप बेसिकली आप इस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं कि जिसमें बच्चा अपने आप बेसिकली चीटिंग मिनिमाइज कर रहे हैं कि भाई आप किताब है मगर आपने जो क्वेश्चन सेट किए हैं उसको किस तरह से वो ओपन बुक से लेके भी कैसे लिखेगा। वो एप्लीकेटिव क्वेश्चंस है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस है, हायर ऑर्डर रीजनिंग को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं। मगर ये चीजें भी ट्राई की गई है। आई विश छत्तीसगढ़ बेस्ट ऑफ लक, मगर उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी, कितनी रिलायबिलिटी होगी ये बोर्ड को खुद असेस करना पड़ेगा। क्या वो प्रिकॉशंस लेगा कि इसमें भी चीटिंग ना हो। ठीक है। डॉक्टर संजय, चूंकि तमाम विकल्पों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ विकल्पों के अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं, कुछ के नेगेटिव पॉइंट हैं, साथ ही पेरेंट्स का और बच्चों का कंसर्न अपनी हेल्थ को लेकर भी है, और इसी बीच ये जो तीसरी लहर है उसे लेकर भी आशंका, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि भाई बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी। हालांकि उसे लेकर अभी तस्वीर क्लियर पूरी तरह से नहीं है कि वो तीसरी लहर आएगी तो आएगी, कब आएगी, कितनी घातक होगी, बच्चों पे असर डालेगी, नहीं डालेगी, कितना डालेगी। तो ऐसे में बेस्ट ऑफ बेस्ट वे क्या अपनाया जाए, क्योंकि परीक्षाएं भी करानी है, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक तीसरी वेव की बात है, अभी हम दूसरी वेव में चल रहे हैं, और किसी भी वेव का आना जो डिपेंड करता है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितना है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। मैं पहले से ये कहता रहा हूँ कि इसीलिए हमें सिर्फ एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। संभावनाओं का समय चला गया। एक साल से ज्यादा पुराना वायरस हो चुका है, करीब 1.5 साल होने जा रहा है, और जितनी इस वायरस के बारे में एविडेंसेस जनरेट हुए हैं ग्लोबली, मुझे याद नहीं किसी डिजीज के बारे में हमने अब तक इतने एविडेंसेस देखे हैं, इतने अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं उसका जो है। लेकिन आज भी जो है हम उसको न यूज करके संभावनाओं पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि संभावनाओं पे करते रहेंगे तो बहुत से लोगों की दुकानें चलती रहेंगी, इसलिए जो संभावनाओं की बातें करते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि पेरेंट्स इतने जो है कॉन्शियस हो गए हैं। ये थर्ड वेव आ सकता है, इससे कोई डिनाई नहीं है। उससे भी बड़ा कोई नया भी एपिडेमिक आ सकता है, जैसे अभी ये पेंडेमिक हुआ है, किसी ने उम्मीद नहीं की कि 2019 में आएगा, तो कोई नया वायरस कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी पेंडेमिक के लिए, चाहे थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, 25वां वेव भी आ सकता है। इस टाइप के वायरस कभी खत्म नहीं होते हैं, वह जो है हमेशा थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते रहेंगे, बहुत सालों तक चलते रहेंगे। बट ससेप्टेबल पॉपुलेशन जब कम होता है तो बहुत बड़े वेव नहीं आते, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इसलिए एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है कि उन बच्चों में हुआ है कि नहीं, कहाँ के बच्चों में नहीं हुआ है नेचुरल इन्फेक्शन, और जहाँ हो गया है वहाँ थर्ड वेव और इस सब की जो है संभावना बहुत ही कम रहती है। अंटिल अनलेस बिल्कुल ही नया नहीं आ गया, तो फिर नया आता है तो उस वैक्सीन का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय, आप कह रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड स्टडी करने के बाद ही स्टेप्स उठाए जाएं और वही दरअसल सही होंगे। बिल्कुल, संभावनाओं पे नहीं। और डॉक्टर संजय, आपसे एक और, संभावनाओं पे ना जाएं, एविडेंस बेस्ड पे जाएं, ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हाँ ना होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, हम देख रहे हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं चाहूंगी एक डॉक्टर होने के नाते, और आप तो एक पिता भी हैं जिसकी खुद की बच्ची 12वीं की परीक्षा देने वाली है, किस तरीके से पेरेंट्स बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में मैनेज करें, क्योंकि बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। परीक्षाएं होती हैं तो भी चिंता, नहीं होती है तो भी चिंता कि भाई आगे 12वीं के बाद जो उनका अपना लक्ष्य है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं डिरेल्ड होंगे। जी हाँ, बच्चे जो है पिछले 1 साल से कहा जाए, क्योंकि स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, स्क्रीन पे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जो पहले हम बच्चों को कहते थे कि अब ना दो, इन सब। और आप देखिए, इवन ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, शहरों के बच्चे कर ले रहे हैं, जो आपके गांव के बच्चे हैं, और गांव में भी जो बिल्कुल ही
गरीब तबका है, उनके बच्चों को आप देखिए। मैं चूंकि गांव से भी बिलोंग करता हूँ, यूपी के गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं गांव जाता रहता हूँ। उन लोगों की अगर आप स्थिति देखिए तो उनके पास ये सब गैजेट नहीं है जो कि बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करते रहे और सारे करते रहे। इसीलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हमें फिर अलग कोई सेंटर बनाना पड़ेगा जहां वो आके दे सकते हैं। इतना ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इजी नहीं है इतने बच्चों को लेने के लिए। लेकिन जो मानसिक उन पे प्रेशर पड़ रहा है, जो बिल्कुल भविष्य को लेके जो उनकी चिंता है, उनको जो है हमेशा हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। वही नहीं, उसके सारे फ्रेंड्स को कि घबराओ मत, ये सब एक बुरा दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है और सबके साथ ऐसा होता है, ये एक तरीके से एक्सीडेंट है। तो एक तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ती है बच्चों की। बट बच्चों का ज्यादातर बच्चों का मेरा मानना है कि उनकी इच्छा यही है कि एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पूरा भविष्य इसी एग्जाम पे उनका निर्भर करता है। उनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना है, ठीक है। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करने की जरूरत है कि परिस्थितियां अगर विपरीत हैं, बावजूद उसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं, तलाशे जाएंगे और सब कुछ बेहतर होगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किस तरीके से पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। वृंदा मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और चूंकि वक्त की भी कमी है इसलिए सवाल मैं चाहूंगी उसका जो उत्तर है वो आप संक्षिप्त में दें कि आपको नहीं लगता इन परिस्थितियों में जब हम एग्जाम के पैटर्न को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन लाए जाने की जरूरत है। रिमोट एरियाज में, दूर दराज में, गांव में जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में उसके इंफ्रा में काफी चेंजेस किए जाने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि इस पैंडेमिक ने बहुत सी खामियां दिखाई हैं और तो चैलेंजेस भी स्पष्ट हैं। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब निकली थी उसमें बहुत से स्कूल एजुकेशन के लिए कम से कम बहुत कुछ अच्छे भी सुझाव थे, जिनको अगर हम अभी से अपनाना शुरू करें तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक हम इस स्थिति में नियंत्रण लगा सकते हैं। स्पेशली एग्जाम सिस्टम में जो आप विदेश में भी देखें, जिस तरह से कुछ राज्यों ने एग्जाम डिस्पेंस किया है स्कूल लीविंग, वो इसी आधार पे किया है कि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट सिस्टम थी वो बड़ी पुख्ता थी और वो बड़ी न्यूट्रल थी। सो बायसेस को आप हटाते हैं और आप जेन्युइन टेस्टिंग को करते हैं। इससे आप एक बच्चे का रिकॉर्ड बना लेते हैं, जो कि एंड का इम्तिहान अगर ना भी हो सके तो इट इज आप उसकी बड़ी फेयर असेसमेंट करेंगे उसकी एकेडमिक काबिलियत। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे जो तरीके हैं वो आपने सुझाए वृंदा मैम, और आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम तरह के मतों के बीच विभिन्न जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंसर्न, चाहे पेरेंट्स के हो या बच्चों के हो, उसके बीच जरूरत इस बात की है कि पैंडेमिक के इस दौर में, महामारी के इस दौर में बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम कोई ऐसा मध्य मार्गी या बीच का एक अच्छा वैकल्पिक रास्ता अपनाए जिससे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद ना हो और उनकी सेहत के साथ भी कोई समझौता ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।